बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिलाखिर 591 दिनों बाद 9 मई के मामले पर इमरान खान के मुवक्किफ की जीत हो गई। पहली बार सामने आने वाली 25 हैरान कुन वीडियोज़ ने यह साबित कर दिया कि दाल में कुछ काला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावे के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट ने ना चाहते हुए भी इमरान खान के इस मुवक्किफ की तायीद कर दी है कि इंसाफ, मुकम्मल इंसाफ उसी वक्त होगा जब 9 मई के मंसूबा साजों को इस पर सज़ा मिलेगी। तफसीलात जनाब कुछ यूँ हैं कि 9 मई के मामले के ऊपर, 9 मई के पुरतशद्दुद एहतजाज के मामले के ऊपर फौजी अदालतों की जानिब से 25 मुल्ज़मान को कैद की सज़ाएँ सुना दी गई हैं। इस मामले का बाकायदा तौर पर एक बैकग्राउंड है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल पहले उमर अयूब और असद कैसर के बयान की सूरत में सामने आया, जिसको पाकिस्तानी मीडिया उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहा। उसके बाद इसके ऊपर लतीफ़ खोसा और सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, वो भी टीवी चैनल्स के ऊपर नहीं दिखाई गई। उसके बाद फिर इमरान खान के एक्स अकाउंट पर आज जो इमरान खान ने फौजी अदालतों से ये फैसला आने के बाद जो वहाँ पर बातचीत की तो अपने पार्टी रहनुमाओं से, वकला से, मीडिया से, और जो मौक़िफ़ सामने रखा वो भी सामने आ गया। पहले यहीं से मामला शुरू करते हैं कि इमरान खान का मौक़िफ़ था क्या, हक और सच की फतह कैसे और क्यों हुई। बल्कि पहले दो जुमले आपके सामने रखते हैं, क्योंकि पाक फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि फ़ौजी अदालतों ने पहले मरहले में 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में, ये उनका बयान मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए उसी तरह से लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बकौल उनके पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्विस 25 मुल्ज़मान का कोर्ट मार्शल मुकम्मल करके उन्हें 2 से 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ाएँ सुनाई हैं। एक तो मुल्ज़मान का लफ्ज़ इसके साथ BBC ने रिपोर्ट किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ये इसीलिए इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने तो मुजरिमान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। बयान आया ISPR का, उन्होंने कहा कि ये सज़ाएँ तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून को हाथ में ना लें, और उन तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है जो मुफाद परस्तों के हाथों इस्तेसाल का शिकार होते हैं। पहले इन सज़ाओं की डिटेल सुन लें क्या हैं। 25 मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुनाई गई हैं। 11 पर लाहौर के कोर कमांडर हाउस, 2 पर GHQ, 2 पर मियांवाली एयर बेस और 1 पर फैसलाबाद में ISI के दफ्तर में तोड़फोड़ का इल्ज़ाम, जबकि 2 पर मुल्तान कैंट चेक पोस्ट और 5 पर पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान पर हमले का इल्ज़ाम था। और 13 दिसंबर को पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने तकरीबन 7-8 दिन पहले फौजी अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात में से 85 मुल्ज़मान के फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दी थी। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, आइनी बेंच के सरबराह, जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले खुद को एक बार फिर 6 माह की तोसी दे दी अपने आइनी बेंच को अपने हक में वोट देकर कि जनाब उन्हीं की क़यादत में आइनी बेंच अगले 6 माह भी ये केसेस सुनेगा। उन्होंने अपने हुक्म में कहा था कि फ़ौजी अदालतों को फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्ज़मान को सज़ाओं में राहत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए, और जिन मुल्ज़मान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाकर जेलों में मुंतकिल किया जाए। हालांकि गुज़श्ता बरस अक्टूबर में यह हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने आम शहरियों के ट्रायल से मुतल्लिक आर्मी एक्ट की शिक 21D को कलअदम करार देते हुए 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार तमाम मुल्ज़मान के मुकदमात फौजी अदालतों से फौजदारी अदालतों में, सिविलियन जो रूटीन की, जो आम आइन और कानून के तहत बनी अदालतें हैं, फौजदारी अदालतें, वहाँ पर भेजने का हुक्म दिया था। अब पहले एक बैकग्राउंड को समझिए कि ये जो 9 मई का मामला है ये हुआ कैसे था। 9 मई को अल-कादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की गिरफ्तारी पर पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुआ था। इमरान खान की ये गिरफ्तारी गैर आइनी, गैर कानूनी थी। हाई कोर्ट के अहाते में शीशे तोड़कर उन्हें जो है वो गिरफ्तार किया गया था। वकला पर, अमले पर, इमरान खान के गार्ड्स पर तशद्दुद करके, और उसके बाद 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस गिरफ्तारी को गैर आइनी भी करार दिया था, इन्हें रहा भी कर दिया गया था। और किस मामले के ऊपर गिरफ्तार किया गया था? जी हाँ, ये मामला था अल-कादर ट्रस्ट केस का। अल-कादर ट्रस्ट केस में जिस वक्त इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, तमाम तर मुकदमात में इमरान खान बेल पर थे। किसी किस्म का कोई केस उनके खिलाफ नहीं था, उन्हें किसी किस्म के कोई वारंट नहीं दिखाए गए।
اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی گرفتاری کو اس وقت غیر آئینی غیر قانونی قرار دے کر رہا کر دیا تھا۔ اور یہ بات سمجھیں کہ بعد میں 5 اگست کو عمران خان کی جو گرفتاری ہوئی وہ ایک اور معاملے کے اندر ہوئی، دوبارہ ہوئی وہ گرفتاری، اس وقت سپریم کورٹ نے رہا کر دیا تھا۔ اور القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ چند دن پہلے محفوظ کیا گیا، یعنی اسی کیس کا جس میں عمران خان کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا تھا، گرفتاری پہلے کیس بعد میں چل رہا ہے، اور چند دن پہلے یہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے۔ کہا گیا تھا کہ سوموار کو 23 دسمبر کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ اس کو بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کیا جائے گا۔ امریکہ سے عالمی سطح کے اوپر پوری دنیا سے دباؤ ہے، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ٹویٹ پر ٹویٹ آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات کی بھی کوششیں جاری ہیں عمران خان سے NRO حاصل کرنے کے لیے، اور بارگیننگ چپ کے طور پر میری جانب سے جو خبر دی گئی تھی آپ کے گوش گزار کے اس کو استعمال کیا جائے گا، ویسا ہی ہوا۔ پریشر بڑھانے کے لیے کل القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ، تفصیلی فیصلہ آنے سے صرف 2 دن پہلے 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ سنا دیا گیا، جس میں 25 ملزمان کو سزائیں دی گئیں، لیکن ایک بار پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اسٹیبلشمنٹ کے بیان نے عمران خان کے موقف کی تائید کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کا کم از کم یہی دعویٰ ہے، کیونکہ عمران خان بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے منصوبہ سازوں کو جوڈیشل کمیشن بنا کر سامنے لایا جائے۔ اور اب 2 دن پہلے القادر ٹرسٹ کیس کے 9 مئی کا فیصلہ کچھ سوالیہ نشانات پیدا کرتا ہے، کیونکہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ اب القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ سوموار کو نہیں آ رہا، بلکہ اسے جنوری کے پہلے ہفتے میں لے جایا جا رہا ہے۔ تو یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے عمران خان کا وہ بیان رکھنے جا رہا ہوں، عمران خان نے کیا کہا تھا 9 مئی کے حوالے سے، اور آج کیا رد عمل عمران خان نے دیا۔ آپ کو یہ سارا معاملہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ویڈیو دکھانے کی بجائے میں آپ کے سامنے آڈیو ہی رکھ رہا ہوں، ذرا اس کو غور سے سنیے گا عمران خان کیا کہہ رہے ہیں۔ جی کہ 9 مئی کو بہت بڑی سازش ہوئی، مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سازش کا حصہ تھے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ عمران خان کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا ہائی کورٹ کے اندر سے۔ یہ میں نے سازش کر کے اٹھایا تھا اپنے آپ کو۔ میں نے تو نکلنے سے پہلے صبح کو جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑیں گے، حالانکہ میرے اوپر کوئی کیس نہیں تھا، میں سب پہ بیل میں تھا، جب مجھے پتا چلا تو میں نے پہلے کہا کہ وارنٹ دکھاؤ اور مجھے پکڑ لو۔ اگر کسی کے پاس وارنٹ ہے سیدھا میرے پاس وارنٹ لے کے آئے، میرے وکیل ہوں گے، لیگل ہوں گے، میں خود ہی جا کے جیل میں تیار ہوں جانے کے لیے۔ کوئی اس طرح کا ڈرامہ نہ کرے۔ تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ڈنڈے مار کے، چیزیں توڑ کے، شیشے توڑ کے، وہ بیچارہ رجسٹری آفس کے سٹاف کو مارا، وکیلوں کو مارا، میرے گارڈز کو بیچارے ان کو مارا؟ کوئی میں دہشت گرد تھا؟ تو جان کے یہ دنیا میں دکھانے کے لیے ویژنز یہ جو گئے ہیں کہ جس طرح مجھے وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے ہیں، مجھے کہتے جی آپ کے لوگ کیوں گئے وہاں، کنٹونمنٹ میں کیوں گئے، تو فلانی جگہ کیوں گئے، آپ نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جب مجھے کمانڈو ایکشن سے اٹھایا جا رہا ہے وہاں، تو کدھر جانا تھا لوگوں نے پروٹیسٹ کرنے؟ تو اس کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ آپ کو پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے کہیں GHQ کے سامنے یا کنٹونمنٹ کے سامنے۔ مجھے بتائیں آئین میں کدھر لکھا ہوا ہے؟ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا حق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ جب ناانصافی ہو، ناانصافی کے خلاف آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں پرامن طور پہ۔ اور ناانصافی ہوئی تھی، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ عمران خان کو اٹھایا گیا ہے۔ یہ تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ بھیڑ بکرے چپ کر کے بیٹھ جاتی۔ کیا انہوں نے غلط کیا تھا کہ اگر وہ پرامن احتجاج کے لیے نکلے تھے؟ اور اس کے بعد پہلے سے تیاری تھی کہ جو بھی رد عمل آئے گا وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ انہوں نے یہ بلڈنگ چلانی ہے۔ اور کیا آج IG پنجاب جو دندناتا پھر رہا ہے، کیا اس سے کسی نے نہیں پوچھنا کہ وہاں سے 2 گھنٹے لگ رہے ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں اور یا پروٹیسٹ کرنے کے لیے؟ کسی نے نہیں پوچھنا اس سے کہ جناب آپ کی پولیس کدھر تھی؟ ساری جگہ تو ٹیئر گیسنگ کر رہے تھے، ساری جگہ تو کھڑی تھی، ادھر کیوں نہیں گئی؟ اور کدھر گیا وہ CCTV کیمرہ؟ کیوں نہیں اس کی فوٹیج آئی سب کے سامنے؟ کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی؟ سازش تھی اور انشاءاللہ یہ سازش آئے گی سامنے۔ سوال یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ لوگ جو 25 لوگوں کو گولیاں سے مارا گیا، وہ لوگ جن کی نوجوانوں کی ٹانگیں چلیں گی، 3 لوگوں کی ٹانگیں کٹی، بستر پہ ہے، جو کمر پہ گولی لگی، پیرالائز ہو گیا، وہ کیا پاکستانی نہیں تھے؟ ان کا کوئی حقوق نہیں ہے، ان کا کوئی نام نہیں لے رہا۔ یہ جو کور کمانڈر ہاؤس جلایا، ہم سب اس کے ہم مذمت کرتے ہیں۔ اپنی ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے چیف جسٹس نے کہ عمران خان کو جب پہلی دفعہ، جب میں عدالت میں پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ ہوا کیا ہے، میں نے اسی وقت مذمت کی اور میں نے کہا 27 سال میں نے ہمیشہ اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ آپ نے قانون کے بیچ میں رہنا۔
कितने लोग थे जो जिधर जो घर जलिया, बिल्डिंग जली, कितने होंगे? 100, 150, 200, 300, 400, 1000 होगा। तो 10,000 लोगों को किस तरह अंदर डाल दे और फिर उनको मौका दे दो कि वो बताएं तो सही कि उनकी साइड क्या थी। जी वो जो जियो फेंसिंग में वहां भी पहुंच गया ना, वो भी सारों को जेलों में डाल दिया। कहा जज दोनों तरफ सुन के फैसले करता है, वन साइडेड फैसले नहीं करता कि एक जज, जूरी, एक्सिक्यूशनर जनाब आप ही फैसला कर लेंगे जी ये इन्होंने किया और इनको पकड़ के मारना शुरू कर दो, पकड़ के लो और मिलिट्री कोर्ट्स बना दो ताकि कुछ चीज निकले ही ना, जैसे मर्जी सजा दे दो। बल्कि वो उनके ऐसे वो बोल रहे थे जैसे कि आप एहतजाज भी करना आपके लिए आपने कोई गद्दारी कर रहा है मुल्क के साथ, तो जमहूरियत खत्म कर दें, कहते मार्शल लॉ लग गया, तो कहेंगे फिर जनाब जो मर्जी वो फैसला करेंगे वो करेंगे। लेकिन जमहूरियत के अंदर हमारा हक है कि नाइंसाफी जब हमारे से होती है और सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया तो उसके बाद हमारा राइट होता है पुरअमन एहतजाज। और मैं फिर से कहता हूँ कि जिन लोगों ने जलाया था कोर कमांडर घर या जो भी जलाई है बिल्डिंग्स, उन सब के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मैं सबसे पहले कहता हूँ, और हमें कोई इन्फॉर्मेशन हो हम भी आपकी मदद करेंगे उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए, क्योंकि हमने नहीं किया। जो भी ये लोग लगे हुए कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इस मुल्क का सोचें, इसको तबाह ना करें। ये जो आप करने जा रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी जो अक्सरियत पब्लिक जिसके साथ खड़ी है, और अक्सरियत का मतलब 70-80% पब्लिक आज जिसके साथ खड़ी है, इसको इमरान खान को ख़त्म करते करते मुल्क की जमहूरियत, मुल्क की आज़ादी, मुल्क की इदारे, मुल्क का आइन, इस सब को आप ख़त्म करते जा रहे हैं और इससे कौमें बचती नहीं है, ख़ास तौर पे जो इखलाकियात ख़त्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा इमरान खान ने तो खुद ये बात की थी कि जनाब आएँ, बनाएं जुडिशल कमीशन, सज़ाएं सुनाएं, हम भी आपके साथ पूरा तावन करेंगे और बिल्कुल हम ये चाहते हैं जिन्होंने ये किया आप उनको सज़ाएं दें। लेकिन मंसूबा साज कौन थे, प्लान किसने किया, इमरान खान ने क्या कहा अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर? आज भी 9 मई इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक मुनज़्ज़म अस्करी साजिश, खुद ही 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश रचा कर बेगुनाह शहरियों को मिलिट्री ट्रायल के जरिए जज, ज्यूरी और जलाद बनाकर सजा देना इंसानी हकूक़ की सरीहन खिलाफ वर्जी है। आलमी तंजीमों को मिलिट्री ट्रायल के नाम पर किए गए इंसाफ के कत्ल का नोटिस लेना चाहिए। एक बात तो कम अज़ कम आप माने कि इमरान खान पहले से सारी कौम को तमाम कुछ बताकर चीज़ें, उसके बाद फिर वो कैद में गए। तमाम तर चीज़ों से इमरान खान पाकिस्तानी कौम को पहले आगाह कर चुके थे, जिस पर आज आप ये रद्द-ए-अमल भी देख सकते हैं अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब का। ये ज़रा गौर से सुनिए क्या बात कर रहे हैं वो जब ये सज़ाएं हुई तो। जी यहाँ पे तमाशा की है, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली उनका आपने ट्रायल नहीं किया, उनको माफ कर दिया, जैसे मुराद राजा पीटीआई में थे और बेशुमार लोग हैं। दैट मींस आपका मकसद ये नहीं था आप ट्रायल करें, आपका मकसद क्या था, पॉलिटिकल पार्टी को डिसमेंटल करना है, मकसद कोई और था, जस्टिस मकसद नहीं था, आपका रेट्रीब्यूशन या आपका बदला था मकसद। इस वजह से ये पूरा ट्रायल प्रोसेस ही इसमें प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, मकसद ये नहीं था कि आप मुल्ज़मान को सजाएं देंगे, मकसद था कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना है, डिसमेंटल करना है। जी हाँ, और इस पर इमरान खान का रद्द-ए-अमल क्या आता है? बेगुनाह कैदियों की रिहाई और 9 मई 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन ना बनाया गया तो कल से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी जाएगी। जो लोग ख़ास तौर पर फवाद चौधरी इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं ये बेगोड़े हैं। इमरान खान ने कहा है उनसे लातलकी करें। सिर्फ 1 मिनट की मुलाकात हुई फवाद चौधरी से। एडवोकेट शुएब शाहीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमाओं सलमान अकरम राजा और सरदार लतीफ़ खोसा ने आज जो है वो इन सज़ाएं देने के बाद इस्लामाबाद के अंदर जो है खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसी टीवी चैनल ने वो नहीं दिखाई। वहाँ पर वाज़े तौर पर लतीफ़ खोसा ने यह कहा जनाब ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जिन मुल्ज़मान को आपने सज़ाएं दी उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, उन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया, उन्होंने जो है वो शहदा के जो है वो वहाँ पर मुजस्मे गिराए, इस किस्म की चीज़ें, ये तमाम फ़ौज से मुतल्लिक चीज़ें हैं। तो आप उनके ऊपर जिस हवाले से इल्ज़ामात लगा रहे हैं आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप खुद कैसे जज और ज्यूरी बनकर उन तमाम तर चीज़ों का फ़ैसला कर सकते हैं? और फिर वो आइनी और कानूनी माहिरीन इस हवाले से हमें ज़रूर आगाह करें कि ये जो मुल्ज़मान के जो वीडियो एतराफ़ी बयान सामने आए हैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एतराफ़ी बयानात जो हैं वो भी साथ साथ जो हैं वो जारी किए गए हैं और जिसमें यह कहा जा रहा है नाम लेकर बाकायदा है कि जनाब इमरान खान का, यास्मीन राशिद का, दीगर लोगों का, और कहा यह जा रहा है कि जनाब इन्होंने हमें ये कहा था। ये देखिए इस किस्म का फॉर्मेट है ये, जैसे ये देखिए ये इस किस्म के एतराफ़ी बयानात ख़ास तौर पर अपने फेवरेट टीवी चैनल्स जंग, जियो वगैरह के ज़रिए चलवाए जा रहे हैं कि जनाब ये इनका एतराफ़ जुर्म है और इन्होंने कहा जी जिना हाउस पर हमने इस तरह से हमला किया और जनाब हमें जो है वो कहा गया था, सियासी रहनुमाओं ने हमें वर्गलाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया के कौन से मुल्क में किस आइन और कानून के तहत ज़ेरे हरासत जो मुल्ज़मान हैं उनकी जानिब से
ایسے حیران کن اعترافی ویڈیوز یا اعترافی بیان کو آئین اور قانون کے مطابق تسلیم کیا جاتا ہے؟ کیا ان اعترافی بیانات کی کسی بھی دنیا کی کسی بھی عدالت کے اندر جو کہ سویلین عدالت ہو آئین اور قانون کے تحت، وہاں پر ایسے کسی بھی بیان کی کوئی آئینی اور قانونی اہمیت ہے؟ آپ اس حوالے سے ہمیں ضرور گائیڈ کیجئے گا کہ یہ حیران کن ویڈیوز تو ایک بار پھر عمران خان کے اسی موقف کی تائید کر رہی ہیں جو کہ عمران خان نے کہا تھا کہ آپ منصوبہ سازوں کو سامنے لائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ اس وقت تک انصاف مکمل نہیں ہوگا جب تک یہ بات سامنے نہیں آ جاتی کہ آخرکار 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کس نے کروایا تھا۔ تو جناب یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد